आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है लॉ एंड मोरालिटी। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एथिक्स एंड मोरालिटी, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटीज क्या होती हैं, कैसे हम कहते हैं कि ये काम नैतिक है या ये काम एथिकली सही है, एथिकली गलत है। आप चोरी कर रहे हैं तो वो एथिकली सही हुआ कि मोरली सही हुआ, या एथिकली गलत हुआ कि मोरली गलत हुआ। तो यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। दोनों में सिमिलरिटीज क्या होती हैं, दोनों वर्ड्स की ओरिजिन कैसे हुई, दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्ररी हैं तो कैसे कॉन्ट्ररी हैं, वगैरह वगैरह। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ एंड मोरालिटी। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। मोरालिटी का मतलब नैतिकता। आपने मर्डर किया, ठीक है, आपने लॉ को तोड़ा, पनिशमेंट आपको मिले। लेकिन वही मर्डर क्या है, मोरालिटी के हिसाब से भी तो गलत ही हुआ, नैतिकता के हिसाब से। तो फिर क्या दोनों सेम हैं? या फिर आपने माँ बाप की अपनी इज्जत नहीं की, वो पानी मांग रहे थे, उनको आपने पानी नहीं दिया, तो पानी नहीं दिया तो ये क्या हो गया? मोरालिटी के खिलाफ आपने काम किया। लेकिन क्या कानून के हिसाब से वो काम गलत हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल से तो साबित हो रहा है कि दोनों चीज़ें सेम हैं। तो बहरहाल सेम हैं, अलग हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों के बीच क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, यही सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि लॉ किसको बोलते हैं, फिर समझते हैं कि मोरालिटी की डेफिनेशन क्या है। दोनों को समझेंगे आप तो आसानी से दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो पता चलेगा आपको। ठीक है, देखिए लॉ बेसिकली क्या है। एक ट्रायंगल बनाइए, इसके 3 बेसिक फीचर समझिए। लॉ जो बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन है रूल्स और रेगुलेशन का। रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं। दूसरी खास बात ये होती है कि रूल रेगुलेशन तो अपने समाज में भी लिखे जाते हैं, फैमिलीज में भी लिखे जाते हैं कि हाँ इतने बजे घर से निकलना है, इतने बजे वापस आ जाना है, कॉलेज के बाद कहीं घूमना नहीं है, या देर रात तक बाहर नहीं जाना है। तो सिर्फ रूल रेगुलेशन के होने की वजह से किसी चीज़ को लॉ नहीं बोला जा सकता, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो स्टेट के द्वारा या राज्य के द्वारा या ऑफिशियल बॉडी के द्वारा उसको डिसाइड न किया जाए या रेगुलेट न किया जाए या उसको एनफोर्स न किया जाए। ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये कि जब ये रूल रेगुलेशन टूटेगा, ठीक ना, ये तो उसके लिए पनिशमेंट भी उसी में डिसाइड की गई हो, लिखी गई। ये 3 इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं। किस अगर आपको जानना है कि लॉ क्या है या किस चीज़ को हम लॉ कहेंगे, सिंपल रूल रेगुलेशन तो आपके स्कूल कॉलेज में भी लिखे होते हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी लिखे होते हैं। लेकिन लॉ या कानून जिसको आप कहना चाहते हैं, उसकी 3 जो शर्तिया ज़रूरतें हैं वो ये हैं कि वो एक रूल्स रेगुलेशंस का कलेक्शन होता है, एक पूरा समूह होता है, कई सारे रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं। खास बात यह है कि वो रूल रेगुलेशन किसी आम इंसान या ऐसे ही एवं ही किसी समाज के नागरिक के द्वारा नहीं लिखे होते हैं, वो एक लीगल बॉडी, एक ऑफिशियल बॉडी या फिर स्टेट के द्वारा लिखे जाते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस रूल रेगुलेशन के टूटने पर, उसको फॉलो न करने पर, उसके फेलियर पर पनिशमेंट भी लिखी गई होती है, यानी कि आपको पनिश भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रूल बन गया कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारेगा तो वो मर्डर कहलाएगा, ठीक है। और ये बात किसने कह दी? ये बात स्टेट ने कह दी, राज्य ने कह दी, सरकार ने कह दी, जो भी लीगल अथॉरिटी है देश दुनिया में उन्होंने कह दिया। और कहा कि अगर किसी ने इस रूल को तोड़ा कि हाँ एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं मार सकता, यानी कि मर्डर कोई कर दे, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। अच्छे तरीके से अगर बिहेव किया तो 14 साल में छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा लॉ, ठीक है। सवाल आता है कि मोरालिटी क्या है, तो उसको भी लगे हाथ देखिए। मोरालिटी भी एक तरीके का रूल और रेगुलेशन है, ठीक है ना। वो भी एक कलेक्शन है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। डिफरेंस ये है कि वो रूल और रेगुलेशन जो है
वो बहुत क्लोज होते हैं वैल्यूज़ और नॉर्म्स के, ठीक ना। और वैल्यूज़ और नॉर्म्स क्या होते हैं? माफ़ करना, प्यार करना, इज्जत करना, पंक्चुअल होना, डिसिप्लिन में होना, ये सारी चीज़ें क्या है? वैल्यू है। सलाम कर रहे हैं आपका नॉर्म हो गया, पैर छू रहे हैं आपका नॉर्म हो गया, बड़ों से तमीज़ से बात कर रहे हैं ये आपका नॉर्म हो गया। तो इसमें भी रूल और रेगुलेशन होते हैं, मोरालिटी में भी। लेकिन वो रूल और रेगुलेशन जो होते हैं वो एक्चुअल में कलेक्शन होता है वैल्यूज़ और नॉर्म्स का। दूसरी खास बात यह है कि ये किसी लीगल अथॉरिटी द्वारा, किसी लीगल बॉडी के द्वारा या फिर कोई भी ऐसी संस्था के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करती है हमारी सोसाइटी, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, बल्कि सोशल सैंक्शंस को फॉलो करना पड़ सकता है कि अगर आपने उस नॉर्म्स या उस वैल्यू के खिलाफ काम किया, मोरालिटी से हट के काम किया, तो आपको समाज में एक बुरी नज़र से देखा जाएगा, आपको दुनिया भर की आलोचना झेलनी पड़ेगी परिवार से, समाज से, ठीक है। या फिर सोशल सैंक्शन जो बनाए जाते हैं, हो सकता है आपको आपका परिवार आपका बहिष्कार कर दे, आपका गांव आपका बहिष्कार कर दे। तो सोशल क्रिटिसिज्म एंड सोशल सैंक्शंस इसमें होते हैं, ना कि कोई पनिशमेंट ऑफिशियल तौर पे या आधिकारिक तौर पे आपको दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक अलग से अगर कहा जाए इंटरनल लेवल पे, तो आपको एक गिल्ट की फीलिंग भी इसमें होगी। आप खुद को गिल्टी महसूस करेंगे अगर आप, जाहिर सी बात है, कोई काम नैतिकता के खिलाफ कर रहे हैं, अपने समाज अपने परिवार के खिलाफ कर रहे हैं, अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं या ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो आपको कानून सज़ा देने नहीं आएगा। ये एक्चुअली में कैसा काम किया आपने? अपने मोरालिटी के खिलाफ काम किया, और इसमें आपको अपने ही परिवार से आलोचना झेलनी पड़ेगी कि हाँ, बड़ों की इज्जत नहीं है, कैसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर दी, कैसे माँ बाप को गाली दे दी, आपको समाज में मतलब मुंह दिखाने लायक आप नहीं रहेंगे। तो सोशल क्रिटिसिज्म तो फेस करेंगे, सामाजिक आलोचनाएं तो झेलेंगे ही, साथ में हो सकता है अगर आपका दिल अच्छा है, मेरा दिल अच्छा है, तो हम एक गिल्ट का भी एहसास करेंगे, मन में एक गिल्ट आएगा, ठीक है। तो लॉ क्या है, मोरालिटी क्या है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर आपने लॉ तोड़ा, तो लॉ के केस में आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है, वहीं मोरालिटी के केस में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करें तो आप अकाउंटेबल नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हुए उस गुनाह के या उस बुरी चीज़ के। लेकिन अगर आपने लॉ के खिलाफ काम किया तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हुए। दोनों का हिंदी में मतलब होता है जवाबदेह या जिम्मेदार। लेकिन अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबिलिटी जो है हमेशा लीगल कंटेक्स्ट में होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा जो है मोरल कंटेक्स्ट में होती है, ठीक है। बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। देखिए, अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? डेफिनेशन समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आई ही गई होगी। लेकिन दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं? तो पहले हम लोग समानताएं देखेंगे, सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे। पहली जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि चाहे लॉ हो चाहे मोरालिटी, दोनों ही क्या करते हैं, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करते हैं। समाज कैसे चलेगा, किन अच्छी चीज़ों को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, बुरी चीज़ों को कैसे दबाया जाएगा, इसमें दोनों लोग रोल प्ले करते हैं। कानून भी बना दिया गया कि हाँ, किसी को पीटना कानून के खिलाफ है, अगर आप पीटेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। पब्लिक प्लेसेस में गाली गलौज करना, कुछ ऐसी हरकत करना जो समाज के लिए हानिकारक है, इसमें आपको सज़ा मिलेगी, लॉ है। खास बात यह है कि मोरालिटी भी यही कह रही है, उसमें आपको कोई ऐसा लीगल सज़ा नहीं मिल रही, लेकिन हमारी वैल्यूज़ और नॉर्म्स भी हमें यही सिखाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो दोनों लॉ और मोरालिटी दोनों ही समाज में एक सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था का अच्छा रूप देने में मदद करते हैं, सोशल सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करते हैं, सोशल ऑर्डर को प्रमोट करने में मदद करते हैं, एक बढ़ावा देने में मदद करते हैं, और समाज को
और सोशल ऑर्डर को, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने में दोनों ही मदद करते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। दूसरी एक चीज़ ये है कि लॉ और मोरालिटी दोनों ही जो है सोसाइटी स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी ये सिमिलरिटी, सोसाइटी स्पेसिफिक का मतलब अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। दोनों में एक खास बात है, आपने लॉ बनाया, कोई भी ऐसा लॉ बनाया आपने, भारत में मान लीजिए पार्लियामेंट से लॉ बना, वो पूरे भारत पे लागू नहीं होता। असम चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। झारखंड के कुछ एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़रूरतें अलग हैं, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, लेकिन बाकी एरियाज में एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये सोसाइटी स्पेसिफिक होता है। एरिया, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग लॉज बन सकते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक। और वहीं मोरालिटी भी सोसाइटी स्पेसिफिक होती है। हर सोसाइटी की अलग मोरालिटी है। आपके हिसाब से कज़िन में शादी कर लेना अच्छी बात है, लेकिन हिंदू समाज में जाएंगे तो कज़िन में शादी करना बुरी बात है। ये तो सारा पीछे डिस्कशन हुआ ही है, तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। तो मोरालिटी सोसाइटी स्पेसिफिक है, ये आपको पहले ही पता है। आपके हिसाब से जो नैतिक है वो दूसरे के हिसाब से अनैतिक हो सकता है। लेकिन लॉज वाला शायद हो सकता है उतना डीपली आपने ना सोचा हो। लॉज भी जो होते हैं वो भी सोसाइटी स्पेसिफिक होते हैं। अगर लॉज को हम सोसाइटी स्पेसिफिक नहीं मानेंगे, सोसाइटी के स्पेसिफिकेशन पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे अगर लॉज बनाते हुए, तो फिर तबाही होगी। जैसे कि एक वर्ड आता है पॉलिटी में, वो आता है जेनोसाइड बाय पॉलिसीज। जेनोसाइड वर्ड सुने होंगे आप लोग। जेनोसाइड का मतलब नरसंहार होता है। किसी भी धर्म, जाति या विशेष समुदाय के प्रति अगर हत्याकांड हो तो जेनोसाइड बोला जाता है उसको। तो पॉलिसीज से, नीतियों से जेनोसाइड कैसे होता है? वो इसी तरीके से होता है कि जब हम लॉज जो बनाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि लॉज जो है सोसाइटी स्पेसिफिक होने चाहिए, यूनिवर्सल नहीं हो सकते। तो जब हम यूनिवर्सल बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी लॉ को, अगर किसी घर में 10 लोग रह रहे हैं, जैसे एक वर्ड आता है ना इक्वालिटी, आपने सुना होगा, समानता, उसी का एक करीबी वर्ड है, वो है इक्विटी, वो है समता। तो मान लीजिए कि एक फैमिली में 10 लोग रह रहे हैं और एक फैमिली में 3 लोग रह रहे हैं। किसी के पास दोनों ही फैमिलीज में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने एक कानून बना दिया कि हर घर में हम लोग जो है 10-10 रोटी हम लोग देंगे। 10-10 रोटी, या फिर मान लीजिए कि एक घर में 3 लोग हैं, या फिर 3 ही रोटी मान लीजिए, हर घर में हम लोग 3-3 रोटी देंगे। तो जिस फैमिली में 3 लोग हैं उन वो तीनों तो अच्छे से खा पी लिए, एकदम आराम से तीनों लोग एक खा लिए। जिसमें 10 लोग हैं वो क्या किए, वो 3 ही अच्छे से खा पाए, या सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। या फिर ये लॉ बना दीजिए कि हर घर में 10 रोटी देंगे, तो जो 10 हैं वो एक एक खा लिए, जितना पाए उतना खा लिए, दिन गुजर गया। और जिसमें 3 ही लोग रह रहे हैं उनके पास 3 रोटी एक्स्ट्रा हुई, 4 रोटी एक्स्ट्रा हुई, या मान लीजिए 7 रोटी एक्स्ट्रा हुई, एक एक खाई उन्होंने, 7 रोटी बर्बाद हुई। लेकिन यही अगर आपने उसको यूनिवर्सल ना किया होता, सोसाइटी स्पेसिफिक किया होता, यानी कि फैमिली स्पेसिफिक कर दिया होता कि हाँ जिस फैमिली में जितने हैं उतनी रोटी दी जाएगी, इससे बर्बादी भी नहीं होगी और किसी के घर में कोई पीड़ा या तकलीफ भी नहीं होगी। तो इसलिए लॉज भी जो होते हैं वो सोसाइटी स्पेसिफिक होते हैं, और अगर सोसाइटी स्पेसिफिक नहीं होंगे तो फिर वो परेशानी का सबब बनते हैं। तो सही जो लॉज होते हैं वो सोसाइटी स्पेसिफिक होते हैं, और मोरालिटी भी हमारी सोसाइटी स्पेसिफिक होती है। तो ये दूसरी सिमिलरिटी हो गई कि लॉज और मोरालिटी दोनों क्या हैं, सोसाइटी स्पेसिफिक है। तीसरा और लास्ट जो फीचर है सिमिलरिटीज़ में, वो क्या है कि दोनों जो है डायनेमिक होते हैं। अब डायनेमिक का मतलब भी आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस और पिछले क्लासेस में बताया गया, इसीलिए ये सारे वर्ड्स पहले बताए गए थे, क्योंकि इनका यूज़ बार बार होता है।
डायनेमिक होना, स्पेसिफिक होना, स्टैटिक होना। तो लॉज और मोरालिटी दोनों ही डायनेमिक है नेचर में, यानी कि आपको इसमें बदलाव दिखाई देगा। 100 साल पहले जो लॉज बने हैं वो आज के टाइम पे सही नहीं दिखाई देते हैं, तो इसलिए बार बार उनमें अमेंडमेंट्स होते हैं। जैसे सिटीजनशिप एक्ट बना भारत में, कितना अमेंडमेंट हुआ, उसका आखिरी अमेंडमेंट जैसे देखिए 2019 में शायद हुआ। तो क्या होता है, ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करने की जो है ज़रूरतें दिखाई पड़ती हैं। तो लॉज क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से उसमें बदलने की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं मोरालिटी भी ज़रूरत के हिसाब से चेंज होती है, वैल्यूज़ जगह के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से भी चेंज होते हैं। ये अलग बात है कि उसमें चेंजिंग थोड़ा सा कम दिखाई दे सकती है, लेकिन दोनों होते क्या हैं, डायनेमिक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिमिलैरिटीज़ हो गई। डिफरेंसेस की स्लाइड नहीं है, चलिए सादी स्लाइड लेते हैं दूसरी। डिफरेंसेस क्या हैं? दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? अगर आप कोई भी काम करते हैं, ऐसा काम जो किसी लॉ में लिखा गया है, जो भी आप लॉ पढ़ रहे हैं उसमें रूल रेगुलेशन में लिखा गया है, तो जब भी आप उस काम के खिलाफ कोई हरकत करते हैं, उस रूल या रेगुलेशन को तोड़ते हैं, तो वो कहलाता है क्राइम, आपने अपराध किया। लेकिन अगर आपने कोई भी काम मोरालिटी के खिलाफ किया, उन रूल रेगुलेशन के खिलाफ काम किया जो आपके परिवार ने, आपके समाज ने बनाए हैं, उन वैल्यूज़ और उन मूल्यों के खिलाफ काम किया जो आपके समाज ने बनाए हैं, तो उसको कोई क्राइम नहीं कहता है, उसको क्या कहते हैं, सिन, यानी कि आपने गुनाह किया, पाप किया। आपने बिना वजह किसी को 4 गालियां दे दी, उसको कोई अपराध नहीं कहेगा, उसको हर लोग कहेंगे कि गलत किया आपने, पाप किया आपने, गुनाह वाला काम किया। आपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात की, आपने क्राइम नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, गुनाह किया या पाप किया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, जो शुरू में जैसे कि डेफिनेशन बताते हुए हम बताया कि ये जो लॉज होते हैं वो स्टेट से रिलेटेड है, या कोई भी लीगल या पॉलिटिकल सिस्टम है उससे रिलेटेड होता है, कोई भी लीगल बॉडी उससे रिलेटेड होता है। लेकिन जो हमारी मोरालिटी है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। आपकी अपनी सोसाइटी है, हमारी अपनी सोसाइटी है, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन, हमारे सैंक्शंस, हमारी पनिशमेंट, हमारा बहिष्कार जो भी है वो हमारी सोसाइटी के हिसाब से, उसमें सरकार का या किसी भी बॉडी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो ये कि जो लॉ होता है वो हमारे बिहेवियर को एक तरीके से कंट्रोल करता है ना। अगर जैसे कि मॉब लिंचिंग, सरकार ने कानून बना दिया है कि फांसी की सज़ा होगी, हैंग अंटिल डेथ। पहले मॉब लिंचिंग की ऐसी कोई सज़ा नहीं थी, तो भीड़ जो है क्या करती थी, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के कूट देती थी, यहाँ तक कि मौत के घाट उतार देती थी। लेकिन अब ने पनिशमेंट डिसाइड कर दी कि हाँ किसी ने पीटा तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, एक फियर पैदा कर रहा है। और उस फियर से क्या होगा कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है या भीड़ अगर किसी को पीट रही है, तो वो भीड़ काबू में हो जाएगी कि नहीं, अगर इत्तेफाक से वीडियो बन गई, फ़ोटो दिख गया मेरा, तो हमको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो ये क्या किया, एक अपराधी के बिहेवियर को एक लॉ ने कंट्रोल किया। कैसे, फियर दिखा के। किसका फियर दिखाया, किसका डर दिखाया, पनिशमेंट का, सज़ा का। ठीक है, लेकिन अगर आप मोरालिटी के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं या समाज में जो मूल्य हैं, जो रूल रेगुलेशन बने हैं, तो उसमें अगर आपका बिहेवियर कंट्रोल करना है तो वहाँ पे पनिशमेंट का फियर होता ही नहीं है। वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फियर होता है वो होता है गिल्ट का और सोशल क्रिटिसिज्म का। अगर आपने कोई ऐसा गलत काम किया है जो कानूनी तौर पे तो कह लिए खिलाफ नहीं,
लेकिन कभी भी आपने छोटा मोटा गलत काम किया हो कोई ऐसा, तो आपके मन में एक बार ज़रूर आया होगा कि अगर पता चल गया तो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, है ना? अगर मान लीजिए कोई लड़का है किसी लड़की के साथ कहीं चला गया, रेस्टोरेंट वगैरह में, या लड़की चली गई लड़के के साथ, तो शायद एक पल के लिए हो सकता है, तो आजकल तो ये कैसे दाम है। तो एक सोशल क्रिटिसिज्म का इसमें फियर होता है। इसमें पनिशमेंट का नहीं होता है कि हमको 4 साल की सज़ा हो जाएगी। इसमें मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये एक आलोचना हुई ना, इसका डर है। या फिर खुद का दिल, अगर आपने पहली बार कोई गलती की है तो दूसरी बार की है, शुरुआती अगर गलती है, तो गिल्ट ज़रूर आपके मन में आएगा। तो जो गिल्ट होता है वो बहुत भारी होता है, आपकी नींदें उड़ा देगा। अगर आपके अंदर गिल्ट आया कि हाँ, मैंने ये काम गलत किया, या मैंने इस इंसान का दिल दुखाया, माँ बाप का दिल दुखाया, तो जो गिल्ट होता है वो भी बहुत पावरफुल होता है। तो गिल्ट भी अब एक इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसको गलत काम या सही काम क्या है वो करने के लिए बाध्य करता है। तो यहाँ पे भी फियर पैदा हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? मोरालिटी में जो फियर पैदा हो रहा है वो सोशल क्रिटिसिज्म और गिल्ट का है, सामाजिक आलोचना और गिल्ट का है। लेकिन लॉ में वो फियर किसका है? पनिशमेंट का है। और वो पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है, चाहे आपने जो है उनको फिजिकल पनिशमेंट दे दी, कैदे बामुशक्कत सुने होंगे आप लोग ना, कि जेल में डाला गया है लेकिन उसमें काम भी करवाएंगे उनसे। या फिर जुर्माना आपने सुना होगा कि जेल में डाले भी जुर्माना भी हो गया, या फिर जेल में नहीं डाले सिर्फ जुर्माना हो गया, या फिर दोनों हो गया। तो इन सब का फियर लॉ में दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं डिफरेंसेस? और डिफरेंसेस हो सकते हैं कि जो लॉज होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और वहीं जो मोरालिटी से कनेक्टेड होते हैं वो क्या है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हो सकता है। जैसे आपने एथिक्स और मोरालिटी पढ़ा ना, एथिक्स क्या है? बहुत हद तक वो एक्सटर्नल मैटर से, एक्सटर्नल केसेस से रिलेटेड था, प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड था। मोरालिटी क्या है? इंटरनल मैटर है, उसमें आपका, आपके ज़मीर का इस्तेमाल हो रहा है, आपका ज़मीर आपको आवाज़ दे रहा है, बता रहा है चीज़ें, हर चीज़ उससे कनेक्टेड है। और थोड़ा सा रोल आ जाता है उसमें, या फिर इक्वली आ जाता है समाज का, फैमिली का, तो एक्सटर्नल भी उसमें आ जाता है। लेकिन लॉज में ऐसा कोई इंटरनल रोल या प्रेशर दिखाई नहीं देता। जो भी प्रेशर होता है वो बाहर से होता है। एक इंसान जो मर्डर करना चाहता है, एक इंसान जो मर्डर करना चाहता है, वो इतना गुस्से में है, यानी कि उसको तो कुछ मतलब है नहीं, उसके दया तो बची नहीं, तो उसके मन में ये नहीं रहेगा कि मर्डर करने के बाद मेरे मन में गिल्ट आएगा, कुछ नहीं। उसके मन में बस ये रहेगा कि हम कैसे आसानी से मारें, और मार के कैसे सबूत गायब करें ताकि पुलिस की नज़र में ना आए। लॉ टूट रहा है जो मर्डर करने पे, वो लॉ का टूटना किसी की नज़र में ना आए, पुलिस की नज़र में ना आए, जो लीगल बॉडीज़ हैं उसकी नज़र में ना आए। तो इसमें सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर होता है। इंटरनल प्रेशर उस टाइम पे जब आप लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, जब लॉ को तोड़ रहे हैं, जब रूल रेगुलेशन के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उस टाइम पे आपके मन में शायद ही आए। लेकिन मोरालिटी के खिलाफ अब जब काम करना जाएंगे, कोई भी ऐसा गलत काम, आपके घर में रूल है कि आप जो है सिगरेट नहीं पी सकते, तो आप जब सिगरेट पहली बार उठाएंगे, आप उसको पीने जाएंगे, तो ज़रूर आपका ज़मीर आपको आवाज़ देगा एक बार। ये क्या हो गया? इंटरनल मैटर हो गया। और फिर एक्सटर्नल मैटर भी आएगा कि हाँ, अगर देख लिया किसी ने, एक जोक है ना कि जो है अंधेरे में जब आप कोई सिगरेट पी रहे हो तो हर जाने आने जाने वाले अपने नज़र आते हैं, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। क्यों? क्योंकि आप मोरालिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, और गिल्ट जो होगा वो अलग है। ठीक है, और लास्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है डिफरेंस, वो ये है कि लॉज में आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी, और मोरालिटी में आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देगी। इसमें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ सकता है। लॉज ओवरऑल लगभग यूनिफॉर्म दिखाई देंगे, सोसाइटी स्पेसिफिक ये भी होते हैं, बट ओवरऑल सब पे एप्लीकेबल इक्वली होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मोरालिटी में ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई दे सकती। हो सकता है कोई एक इंसान है वो चीज़ों को कवर कर दे, मैटर को रिजॉल्व कर दे, या फिर हो सकता है पूरी सोसाइटी आके खड़ी हो जाए, तो वो तो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर कोडिफिकेशन नहीं है।
जो वैल्यूज नॉर्म्स चले आ रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे चले आ रहे हैं बड़े बुजुर्गों से सुनते हुए कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगली चीज़ ये है कि ये लॉ और मोरालिटी जो है वो इंक्लूसिव होते हैं या एक्सक्लूसिव होते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है आसान भाषा में। ठीक है, क्या रिलेशन बनता है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम हम बना के रखे हैं पहले से ही, समझिए। ये है ए, ये है बी, ये इकट्ठे है ये, ठीक है। ये है सी, ये है डी, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है ना, देख रहे हैं आप लोग, ये ए वाला, ये रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी है। ये एक सर्कल नहीं है, वो दो सर्कल हैं, दोनों एकदम ठीक एक के ऊपर एक हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जो है सर्कल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, जैसे कि होमोसेपियंस, आपके नोट्स में इसका एग्जांपल मिलेगा। होमोसेपियंस क्या है, आज के इंसान है, डबल सेपियंस हैं आज के टाइम पे हम लोग। तो होमोसेपियंस सेपियंस हम लोग जो है इंसान है, तो आप होमोसेपियंस सेपियंस कहिए या फिर इंसान कहिए, ह्यूमन बीइंग, दोनों क्या हो गया, कोई डिफरेंस नहीं, रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं। तो एक आपने ये बनाया होमोसेपियंस का बोला और एक बनाया आपने इंसान का बोला, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे पे ही ओवरलैप कर गया। तो ये पहला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैं आपको रिलेशन दिखाना हो दो चीज़ों में, और उन दोनों में रिलेशन ऐसा बन रहा है कि बिल्कुल कोई डिफरेंस है ही नहीं, एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो ये ऐसा डायग्राम बनता है, सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें आप जो है चेक करना चाह सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। दो चीज़ें आपने ली और आपने देखा कि दोनों में कोई समानता है ही नहीं, एकदम समानता नहीं है, तो एकदम वेन डायग्राम जो है अलग अलग बनेगा। जैसे कि फायर एंड वाटर, पानी और आग, दोनों में क्या समानता है, कोई समानता नहीं, एकदम अलग है। कुछ थोड़ा सा भी कोई सिमिलैरिटीज आपको नहीं दिखाई देंगी, जहाँ पे दोनों सर्कल क्या हैं, अलग अलग है। सी वाला देखिए, एक बड़ा सर्कल है और उसके बीच में एक छोटा सा सर्कल है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि अर्थ पे जितने भी क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, वो क्या हो गए, बड़े वाले गोले में आ गए, पूरा एक अर्थ है। लेकिन जितने भी प्राणी हैं उसमें सब सिर्फ इंसान ही हैं, नहीं, या सिर्फ जानवर हैं, नहीं, या सिर्फ पक्षी हैं, सिर्फ जो है पशु हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं ना। तो ये पूरा क्रिएचर से भरा हुआ है अर्थ, लेकिन उसमें छोटा सा ऐसा हिस्सा है जिसमें ये छोटा वाला सर्कल जो है उसमें ह्यूमंस रह रहे हैं। या फिर एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि बड़ा वाला सर्कल, ये बर्ड्स की बात हो रही, पक्षियों की बात हो रही। तो क्या सारे पक्षी सेम हैं, नहीं, इन सारे पक्षियों में कुछ ऐसे पक्षी होंगे जो कौवा होंगे, या फिर पैरट होंगे, तोता होंगे। एक ये रिलेशन भी बनता है, जहाँ पे एक सुपर सेट होता है। सुपर सेट क्या है, बर्ड्स हैं, सारे बर्ड्स हैं, उन सारे बर्ड्स में से कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि तोता हैं, या कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि कौवा हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि मैना है, कह लीजिए चील हैं, या पूरी अर्थ पे बहुत सारे क्रिएचर हैं। ये सारे क्रिएचर को एक ग्रुप में डाल दीजिए, ये आपका सुपर सेट हो गया। लेकिन इन सारे ये सुपर सेट का सारे क्रिएचर्स की ग्रुपिंग करिए, तो उसमें एक छोटा सा ग्रुप इंसानों का निकल आएगा, छोटा सा ग्रुप पक्षियों का निकल आएगा। ठीक है, तो एक ये रिलेशन दिखाई देता है। लास्ट वाला डी वाला रिलेशन, दो चीजें, एक ये है सेट और एक ये है, दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि दोनों की थोड़ी सी ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं जो एक दूसरे से मैच कर रही हैं, बाकी इतनी ये क्वालिटीज अलग है। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल दिखेगा आपके नोट्स में,
ये वाला सेट जो है मान लीजिए इंडियंस का, और ये वाला सेट मान लीजिए क्रिश्चियंस का, या फिर मान लीजिए मुस्लिम्स का। ठीक है, तो हर इंडियन क्रिश्चियन या मुस्लिम है? नहीं है। या फिर हर क्रिश्चियन या हर मुस्लिम इंडियन है? नहीं है। तो ऐसे कुछ क्रिश्चियन या मुस्लिम हैं जो कि इंडियन है, इसलिए ये इसमें घुस गए। ठीक है, या फिर ऐसे कुछ इंडियन हैं जो क्रिश्चियन या मुस्लिम हैं, या फिर ये भी कह लीजिए कैसे कुछ क्रिश्चियन या मुस्लिम्स हैं जो कि इंडियन हैं। तो ये बीच वाला जो सेट आ रहा है ये क्या है? ये आ गया इंडियन मुस्लिम्स या फिर इंडियन क्रिश्चियन। तो ये कितने रिलेशन आपको दिखाई दिए? ए बी सी डी, 4। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो अब लॉ एंड मोरालिटी का रिश्ता कौन सा होगा? क्या लॉ एंड मोरालिटी एकदम सेम है? तो ए वाला डायग्राम कैंसिल है, क्योंकि एकदम सेम नहीं है, डिफरेंस आपको बताया अभी। तो क्या बी वाले हैं? बी वाले भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं वो भी बताए हैं। ठीक है, तो क्या सी वाला है? सी वाला भी नहीं है, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक सुपर सेट का पार्ट है सबसेट, यानी कि एक लॉज का ही हिस्सा है मोरालिटी, या फिर मोरालिटी का हिस्सा है लॉ। नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। तो ये वाला भी नहीं है। जो लॉ एंड मोरालिटी का रिलेशन बनता है ना, वो ये डी वाला बनता है कि कुछ मोरल चीज़ें जो है, कुछ मोरालिटी में जो चीज़ें दी गई हैं वो लॉ में भी आती हैं, और कुछ लॉज में भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोरालिटी में भी आती हैं। अब यह रिलेशन हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ, और ये हो गया हमारा मोरालिटी। और इसमें ये कुछ हिस्सा है मोरालिटी का जो लॉ से ओवरलैप करता है, और कुछ हिस्सा है लॉ का भी जो कि मोरालिटी से ओवरलैप करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वो समझिए। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी संख्या के ऐसे लॉज हैं जो बिल्कुल मोरालिटी से एकदम अलग है ना। ये इतना बड़ा जो हिस्सा है ये क्या है? इसका मतलब मोरालिटी से उसका कोई लेना देना ही नहीं, एकदम डिफरेंस दोनों में बहुत ज़्यादा है। और मोरालिटी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जो लॉ से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जो है जो कि लॉ एंड मोरालिटी में समान रूप से दिखाई देता है, यानी कि लॉ भी उसको सही मानता है, मोरालिटी भी उसको सही मानती है, या फिर मोरालिटी भी उसको गलत मानती है और लॉ भी गलत मानता है। और वहीं बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि लॉ के हिसाब से तो सही है, मोरालिटी के हिसाब से वो गलत हो गया। और बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो मोरालिटी के हिसाब से तो सही है लेकिन लॉ के हिसाब से गलत हो गया। इन सब को हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका, बीच वाले का। पेन चेंज कर लेते हैं। ये बीच वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं। आप अपने सोचिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मोरालिटी के हिसाब से भी गलत हैं और लॉ के हिसाब से भी गलत है, या फिर मोरालिटी के हिसाब से भी सही है और लॉ के हिसाब से भी सही है। सोच पा रहे हैं आप लोग कुछ ऐसा? हैं क्लास में कि सब गायब हो गए? कौन बताएगा? वैसे दोनों लोग माइक ऑन करने वाले हैं नहीं, तो चलिए देखते रहिए, सुनते रहिए। तो जैसे कि हम लोग ले सकते हैं मर्डर को। मर्डर क्या है? लॉ के हिसाब से भी गलत है, आपके समाज के परिवार के मोरालिटी के हिसाब से भी गलत है। चीट करना, धोखा देना, लॉ के हिसाब से भी गलत है, मोरालिटी के हिसाब से भी गलत है। आप चीट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, तो ये मोरालिटी के हिसाब से भी गलत हुआ, लॉ के हिसाब से भी गलत हुआ। चोरी करना, मोरालिटी के हिसाब से भी गलत, लॉ के हिसाब से भी गलत। कोई ऐसा समाज है जो कहेगा नहीं चोरी करना बहुत सही बात है? नहीं। मोलेस्ट करना, ज़बरदस्ती किसी को छूना, अपनी बातों से वैसी जो है शर्मिंदगी महसूस कराना, रेप करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दोनों में आती हैं, लॉ के हिसाब से भी और मोरालिटी के हिसाब से भी गलत या सही मानी जा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो लॉ के द्वारा तो माने जाते हैं लेकिन मोरालिटी के हिसाब से नहीं माने जाते, यानी कि वो इस श्रेणी में आएंगे, लॉ मोरालिटी से
कोई कनेक्शन नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए होमोसेक्सुअलिटी का। होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता, ठीक है। तो भारत सरकार ने LGBTQ उनको जो है मान्यता एक तरीके से दे दी, मतलब जो समाज में उनका एक बहिष्कार था एक तरीके से, उसको मान्यता दे दी, लेकिन समाज जो है वो मानने को इसको तैयार नहीं है। समलैंगिकता समझ रहे हैं ना। या फिर जो है लिव इन रिलेशनशिप, जो है बिना शादी के लड़का लड़की साथ रहते हैं, तो सरकार ने तो, गवर्नमेंट ने जो है कानून बना दिया या कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हाँ रह सकते हैं, लड़का लड़की की मर्जी, एडल्ट हैं, 18 के पूरे हो गए हैं, मैच्योर हैं। लेकिन समाज क्या इसको सही मानता है? नहीं मानता। कोई भी समाज, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, तो समाज के हिसाब से वो क्या है? गलत है। लेकिन लॉ के हिसाब से वो क्या हो गया? होमोसेक्सुअलिटी या लिव इन रिलेशनशिप सही हो गया। इंटर कास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है, एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी, तो ये कोई समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना हिंदू समाज ना मुस्लिम समाज। लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये क्या है? सही है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और कुछ एक लास्ट बचा है पोर्शन, वो कौन सा है? मोरालिटी का। मोरालिटी में ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि लॉ के हिसाब से गलत माने जा रहे हैं या सही माने जा रहे हैं, लेकिन मोरालिटी के हिसाब से वो लॉ का अपोजिट हो गया। यानी कि मोरालिटी में, इस वाले केस में, जो चीज़ इसके अकॉर्डिंग सही है वो लॉ क्या मान रहा है? गलत मान रहा है। और जो चीज़ मोरालिटी के अकॉर्डिंग वो गलत है, वो लॉ उसको सही मान रहा है। ये तीसरा केस बन रहा है। तो इसमें हम लोग एक फेमस, सर फेमस कह लीजिए, वो है डाउरी। डाउरी क्या है? डाउरी एक इलीगल चीज़ है, गैर कानूनी चीज़ मानी जाती है कानून की नज़र में, लेकिन हमारा समाज इसको एक्सेप्ट करता है। हमारी मोरालिटी या सोशल मोरालिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है। अब दिखाइए कोई एक शादी जिसमें डाउरी नहीं लिया जा रहा या नहीं लिया जा रहा, वो ज़बरदस्ती थे या खुशी खुशी, लेकिन उसका आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन उसकी हो रही है। जुआ खेलना, ये भी क्या है? इलीगल है, लेकिन समाज में ये प्रथा चलती है। अब आप कहीं किसी को कोई देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डांट सुन लेंगे, ये नहीं कोई आगे पुलिस को उठा के, मतलब आप पुलिस को कॉल करके बुला के देते हैं, ठीक है ना। या फिर जो है कह लीजिए कि लाउड स्पीकर का मसला आजकल देखिए रहता है, तो लाउड स्पीकर लीगली क्या है? 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, उसकी एक लिमिट बताई गई है। तो अगर आप उससे ज़्यादा चला रहे हैं तो वो इलीगल हो गया। लेकिन समाज क्या करता है? जिस भी समाज में चल रहा है, कोई हिंदू इलाका है तो मंदिर में बज रहा है 10 बजे के बाद बहुत तेज़ तेज़, या शादियों में बज रहा है, कोई कंप्लेन करने नहीं आता, वो समाज उसको मान रहा है। कानून टूट रहा है लेकिन समाज उसको मान रहा है। मुस्लिम इलाका है तो 10 बजे के बाद तुम्हारी अजान होती नहीं है, तो मान लीजिए मुहर्रम का टाइम चल रहा है तो बज रहा है, तो खैर वो त्यौहार में परमिशन मिल जाती है। तो एक एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया ना? उम्मीद है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये केस जो है बनता हुआ दिखाई देता है। दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बची, वो ये कि लॉ एंड मोरालिटी कब एक सपोर्टिंग रिलेशन में आते हैं, सपोर्टिंग पोजीशन में आते हैं, जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? 3 केसेस देखे ना, कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं लॉज के अकॉर्डिंग जो मोरालिटी के हिसाब से मानी जाती हैं, लॉ के हिसाब से गलत मानी जाती हैं, और मोरालिटी के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही मानी जा रही हैं, लॉ के हिसाब से गलत मानी जा रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेम हैं। लेकिन कोई ऐसी भी सिचुएशन या कंडीशन बन रही है क्या जहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? तो ऐसी सिचुएशन भी बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी लॉ बन रहा है अगर, तो उस लॉ को वैलिडिटी जो मिलती है वो सोशल मोरालिटी से ही मिलती है। आप लॉ बना के रख दीजिए, जब तक कि आपका समाज नहीं चाहेगा कि वो लॉ अच्छे तरीके से फॉलो हो, तब तक वो लॉ लॉ कहलाएगा ही नहीं, उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक समाज में चोरी करना एकदम आम सी बात है, और चोरी से ही वो समाज चल रहा है, आप लॉ बना के रख दीजिए, चोरी का क्या फर्क पड़ता है? वो समाज में चोरी आम, वो चोरी कर रहे हैं मिलजुल के। तो लॉ एक्चुअल
लॉ तभी बनता है जब उसको समाज से एक वैलिडिटी मिल जाती है, एक हरी झंडी मिल जाती है। तो बिना सोशल मोरालिटी के लॉ जो है अच्छे तरीके से नहीं चल सकता, ठीक है। और मोरालिटी भी बिना लॉ के अच्छे से नहीं चल सकती। आपने बस ऐसे ही कह दिया कि चोरी करना बुरी बात है, कोई कानून नहीं बनाया। मोरालिटी के हिसाब से समाज के का जो एक नियम है आम सा, उसके हिसाब से क्या है, चोरी करना गलत बात है। तो गलत बात आपने कह दी, तो चोरी अगर कोई कर लिया तो क्या करेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा उसको गांव से निकाल देंगे, या उसको कोसेंगे, गाली देंगे, सोशल सैंक्शंस आएंगे, या गिल्टी फील करेगा वो। तो एक बार चोरी किया, गिल्टी फील किया, दूसरी बार किया, थोड़ा सा और गिल्ट फील किया, तीसरी बार में गिल्ट उसका थोड़ा गायब हो गया, चौथी पांचवी बार में तो गिल्ट आएगा ही नहीं। ये तो गिल्ट का एक पूरा प्रोसेस ही ऐसा है कि आपने 2-4 बार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अवॉइड कर दिया, अपने गिल्ट को सुधारा नहीं, तो वो गिल्ट फिर आना ही बंद हो जाएगा। आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ ही नहीं देगी कि छोड़ो, गलत करना है तो करते रहो तब तुम, अगर सुनना ही नहीं है तो फिर आप कितना भी कहिए चोरी मत करो मत करो, वो 4-5 बार चोरी किया, उसको आदत लग गई, अब आप चिल्लाते रहिए मत करो, सुनेगा ही नहीं, चोरी होती रहेगी। तो आपकी सोशल मोरालिटी को भी ज़रूरत यहाँ पे किसकी पड़ गई? लॉ की पड़ गई। यानी कि बिना लॉ के आपकी सोशल मोरालिटी भी अच्छे से नहीं चल सकती, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल के तो जो है हम समझ सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 या 55 में लागू हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम, इसमें बोला गया कि एक हिंदू मर्द एक से ज़्यादा शादी नहीं करेगा। तो पहले मान लीजिए समाज कह रहा था कि नहीं, एक से ज़्यादा शादी कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो वो पापी होगा, फिर भी कर रहे थे लोग। तो उसको एक एक्ट बना दिया गया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया, तो अब एक इलीगल प्रोविजन हो गया। अब कोई एक से ज़्यादा शादी करेगा तो उसको कानून के अनुसार वो आरोपी होगा, उसको सजा मिलेगी। तो आसानी हो गई ना उस बात को मनवाने में कि हाँ, एक से ज़्यादा शादी नहीं करेगा कोई। ऐसे इस्लाम में भी, हर इस्लाम में जो मुसलमान हैं वो चलते हैं किसके अकॉर्डिंग? शरीयत के अकॉर्डिंग। तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बन गया 1935 आई थिंक, इसके भी डेट हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, बट 35 ईयर मोस्ट प्रोबेबली। तो शरीयत के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलेंगी, उसके लिए भी एक लीगल लॉ बन गया। तो हमारा शरीयत क्या है? ये एक सोशल मोरालिटी है, हमारे समाज की मोरालिटी है, हमारे हिसाब, हमारे काम काज, हमारी सारी ज़िंदगी इसी के हिसाब चल रही है। लेकिन उसको वैलिडिटी किससे मिल गई? शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका भाई जो है आपका हिस्सा नहीं दे रहा है ज़मीन में, तो शरीयत के हिसाब से अगर सिर्फ कानून नहीं बना होता तो आप क्या करते? पंचायत बुलाते और कहते कि हाँ फिर क़यामत में इसका हिसाब होगा, तो वो तो होगा ही। लेकिन यहाँ दुनिया में कैसे होगा? आपका भाई हड़प कर गया, उसको गिल्ट हो ही नहीं रहा, उसको एहसास ही नहीं। आप चिल्लाते रहिए कि हाँ क़यामत में हिसाब होगा, उसको एहसास ही नहीं, गिल्ट ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? एकदम गुनाहगार उस तरीके का हो गया। लेकिन शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना तो आप उसके तहत तुरंत कोर्ट चले जाएंगे कि देखिए हमारे शरीयत में लिखा है कि इतना हिस्सा बहनों को मिलना चाहिए, तो इतना मिलना चाहिए, ये नहीं दे रहा है। तो वो आपका जो सोशल मोरालिटी है, जो शरीयत का कानून है, वो एप्लीकेबल हो रहा है किसकी वजह से? मजबूती के साथ वो हो रहा है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से। तो इस तरीके से लॉ और मोरालिटी एक दूसरे के साथ सपोर्टिंग पोजीशन में भी कभी कभी आते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अपोजिट कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब लॉ और मोरालिटी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन भी क्रिएट करते हुए दिखाई देते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन भी दोनों के साथ आता हुआ दिखाई देता है। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी संघर्ष वाली स्थिति आ जाती है लॉ और मोरालिटी के बीच में। कैसे? जैसे कई सारी इसमें सिचुएशंस हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी कंट्री में लॉ जो है वो बहुत रिग्रेसिव होता है, यानी कि वक्त से पीछे वाला होता है। रिग्रेसिव मतलब थोड़ा सा कमतर, ठीक है। और मोरालिटी भी जो वहाँ पे होती है वो भी रिग्रेसिव होती है। तो दोनों रिग्रेसिव रिग्रेसिव हैं, दोनों जो है कह लीजिए कि बैकवर्ड हैं।
दोनों में कोई एडवांसमेंट नहीं दिखाई दे रही। तो जब ऐसी पोजीशन होगी और लॉ और मोरालिटी की इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा कि दोनों रिग्रेसिव हैं, दोनों में आगे बढ़ने की कोई जो है चाहत नहीं है, दोनों में बदलाव की कोई चाहत नहीं है, तो वैसी कंट्रीज, वैसे एरियाज, वैसी सोसाइटी आप पाएंगे कि वो बेहतर नहीं होगी, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों बैकवर्ड हैं, दोनों की सोच एक जैसी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में प्रॉपर बनता हुआ दिखाई आपको नहीं देगा। या फिर अगर मान लीजिए कि दोनों प्रोग्रेसिव हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लॉ भी प्रोग्रेसिव एडवांस है और जो मोरालिटी है वो भी एडवांस है, तो वहाँ पे भी एक्चुअल में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ऐसी कंट्री बता सकते हैं जैसे न्यूजीलैंड, सोसाइटी भी वहाँ की प्रोग्रेसिव है, जो मोरालिटी है वो भी प्रोग्रेसिव वहाँ पे, तो एक शांतिपूर्वक जिंदगी वहाँ पे दिखाई देगी आपको। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में कहाँ पैदा होता है? एक्चुअल में तब पैदा होता है जब लॉ जो है प्रोग्रेसिव है और मोरालिटी जो है वो रिग्रेसिव है। यानी कि लॉ तो एडवांस है, लेकिन वहाँ की मोरालिटी क्या है? पीछे चल रही है, बैकवर्ड है, रिग्रेसिव है। यहाँ पे एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन पैदा होती है लॉ और मोरालिटी के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में लॉस तो बहुत सारे बना दिए गए। इंडिया ने बोल दिया है कि जो है समलैंगिकता सही है। इंडिया ने बोल दिया है कि हाँ, पत्नी अगर शादी के बाद भी कहीं किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो सही है। लॉ ने बोल दिया है कि हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लड़का लड़की 18 से ऊपर हैं तो उनकी मर्जी, बिना शादी के साथ रह रहे हैं तो रह। ये सब क्या है? लॉ के एडवांसमेंट को शो कर रहा है। लेकिन हमारी सोसाइटी रिग्रेसिव है, इमोशनल है, वो इस बात के लिए राजी नहीं है ना? वो मानने को तैयार नहीं है कि आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों करेंगे, हमारी जो मोरालिटी है वो उसमें हस्तक्षेप क्यों करेंगे। हमारी मोरालिटी हमारे हिसाब से, हमारे समुदाय, हमारे समाज के हिसाब से बनाई गई। आप कानून बना रहे हो, वो सब पे लागू कैसे हो सकता है? आप लिव इन रिलेशनशिप कैसे लागू कर सकते हैं? एक लड़का लड़की अगर साथ रहेंगे बिना शादी के तो पाप है, एक लड़का लड़की साथ रहेंगे बिना शादी के तो हराम है, लेकिन आप कानून बना के कह रहे हैं कि नहीं, रह सकते हैं। तो ये दोनों मोरालिटी और लॉ के बीच में क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ ना। तो एक ये सिचुएशन आती है जब लॉ बहुत एडवांस हो, प्रोग्रेसिव हो, और मोरालिटी या समाज जो है रिग्रेसिव हो, थोड़ा सा पीछे चल रहा हो, या फिर अपने इमोशन से जुड़ा हो, अपनी आस्था से जुड़ा हो, तो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। जब ऐसा लॉ बनेगा एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होने की बात होती है तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। आप लॉ उधर बनाने की बात करें, समाज उसके लिए रेडी ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। या तो आप अपने लॉ को थोड़ा नीचे करिए, उसको ठंडा करिए, या फिर समाज को एकदम पूरा माइंड चेंज कर दीजिए, तब ना कॉन्फ्लिक्ट गायब होगा। तो एक ये सिचुएशन आती है। दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपका लॉ रिग्रेसिव हो, लेकिन आपकी मोरालिटी, आपका समाज जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव हो, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है अमेरिका में, जैसे अमेरिका में भी कई बार हम एग्जाम्पल दिए, एबॉर्शन करना जो है अलाउ नहीं था, या फिर जो है ब्लैक एंड वाइट्स जो है एक साथ एक कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, लेकिन वहाँ का समाज तो एडवांस था, वहाँ की गवर्नमेंट गड़बड़ थी, वो लॉज ऐसे बना ही नहीं रहे थे। हालांकि उससे पहले भारत में ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। 1947 में जो है आज़ादी मिली और जब संविधान लागू हुआ, सारा जो छुआछूत और ये सारी चीज़ें, उसका सबका लॉ बन गया, सारा खेल खत्म। ये अलग बात है कि समाज उसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि हमारा समाज रिग्रेसिव है। लेकिन अमेरिका का समाज जो है बहुत प्रोग्रेसिव है, वहाँ की सोशल मोरालिटी जो है बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन वहाँ पे कानून जो है, लॉज जो है वही पीछे चल रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है? तो इस ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब आपको लॉ और मोरालिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देंगे, संघर्ष भी दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर में। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिलीजन एंड मोरालिटी, धर्म और मोरालिटी के बीच में क्या संबंध है, वो हम लोग देखेंगे।